दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आए हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। विभिन्न उत्पाद तैयार करने के लिए कैसे करें गुलाब की खेती, अच्छी बढ़वार के लिए जायद भिंडी की फसल में जरूरी प्रबंध है, अच्छे फसल के लिए लीची के बागों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन, गुलाब की यदि बात करें तो फूलों में इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसके फूल शोभा तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही इसके फूलों से प्राप्त उत्पाद का कई रूप में प्रयोग भी किया जाता है। इसके कारण इसकी खेती से बहुत से किसान जुड़े हुए हैं। यदि आप भी गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो किन किन तकनीकी बातों पर ध्यान देंगे, आइए जानते हैं सी मैप लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह से। देखिए, गुलाब की खेती की जहाँ तक हम बात करना चाहेंगे तो हम सीधे आते हैं सुगंधित गुलाब। सुगंधित गुलाब हमारा जो है, आपका जो शोभाकारी गुलाब है उससे एकदम अलग है। जो खेती करने का तरीका है वो 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में जो पुरानी फसल होती है, जिससे हमें फसल लेनी है, उसकी छटाई और कटाई करनी पड़ती है। उसी समय इससे जो ऊपर वाला भाग होता है वो हमारा पौध सामग्री होता है। उसी से हम लगभग 9 से 12 इंची की कटिंग बना लेते हैं और कटिंग को उसी दौरान लगा देते हैं नर्सरी में, और उनसे लगभग 80 से 90% कटिंग में कल्ले निकल जाते हैं। उसके बाद उन कटिंग को जब एक हम पौधे का रूप दे देते हैं, वो 5-6 महीने में यानी जुलाई तक मिल जाता है। जुलाई में फिर खेत में लगा देते हैं। इसके बाद इसकी खेती केवल ऐसे क्षेत्रों में की जानी चाहिए जहाँ पर कम से कम 15 से 20 दिन कड़ाके की ठंड पड़ती है। कड़ाके की ठंड पड़ना इस फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है, अगर इससे अच्छी गुणवत्ता के फूल और फूलों में अच्छी मात्रा में तेल लेना है तो। रोपाई के बाद पौधे ठीक से स्थापित हो जाएं और फसल की बढ़वार सही ढंग से हो, इसके लिए अप्रैल और मई के माह में ही खेत की जुताई कर उसे छोड़ दें। उसके बाद जुलाई, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर में रोपाई करें। यदि हम प्रजातियों की बात करें तो सी मैप लखनऊ द्वारा रोजा डेमेसिना, नूरजहां और रानी साहिबा विकसित की गई हैं। गुलाब की जो खेत है बहुत ही अच्छी और ज़्यादा आमदनी, और ये कहें कि बहुत ज़्यादा आमदनी देने वाली फसल है। लेकिन इसका पूरा व्यवसाय तेल निकालकर, गुलाब जल निकालकर और इससे अन्य उत्पाद जैसे गुलकंद वगैरह बना के किया जाए तब। इसके तेल निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की आसवन इकाई लगानी पड़ती है, जो कि आपकी मेंथा वगैरह से एकदम थोड़ी सी हटके होती है। इसकी जो खेती होती है उसमें फ़ायदा ये है कि खेती करना बहुत आसान है। इसमें बडिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसकी एक बार अगर फसल लग गई तो 15 से 20 साल तक चलती रहती है। इसकी खेती के लिए हमको 1 मीटर गुणा 1 मीटर के दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। इस तरह से 1 हेक्टेयर के लिए मात्र 10,000 पौधों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इससे जो उपज है पहली 2 सालों में बहुत कम मिलती है, तो हमको पहली 2 सालों में जब तक इसका पूरा भराव नहीं हो जाता फसल का,
गुलाब की फसल के द्वारा, तब तक अंतः फसल जो भी उपयुक्त हो करते रहना चाहिए, जिसमें आपका प्याज की खेती है, कोई भी ऐसी फसल जो कि उस बीच में ली जा सके। 3 साल बाद इसमें बीच में जगह नहीं बचती है। उसके बाद इसकी खेती में मुख्य ध्यान ये देना पड़ता है कि अगर इसकी कटाई 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में नहीं की गई, या फिर आप ये समझ लीजिए उससे पहले की गई, तब भी फूल न आने जैसी स्थिति हो सकती है, और उसके बाद की गई तब भी फूल न आने जैसी स्थिति हो सकती है। इसके अलावा कटाई की ऊंचाई, कटाई हमेशा ज़मीन से 1-1.5 फुट ऊंचे पौधे छोड़ के बाकी पूरी फसल की कटाई कर देनी चाहिए। कटाई की ऊंचाई भी अगर ज़्यादा रखी जाएगी तो भी कई बार फूल नहीं आते हैं। कटाई छटाई गुलाब की फसल में एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को किए बिना फसल से आशातीत उपज संभव नहीं है। इसलिए रोपाई के बाद हर साल दिसंबर माह में फसल में कटाई छटाई अवश्य करें। उसके बाद काइनेटिन की 200 ppm मात्रा का 15 दिन के अंदर 3 बार छिड़काव करें। इस छिड़काव से फूलों की उपज में वृद्धि होती है। अब बात आती है इसके फूलों के बाद होता क्या है। फूलों के बाद इसके फूलों का भी व्यवसाय है। फूल 20 से 30 रुपए किलो बिक जाते हैं, और 1 हेक्टेयर में लगभग 25 कुंटल फूल मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप 20 रुपए किलो के हिसाब से देखेंगे तो फायदा जो किसान को होता है वो करीब 1 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर ही हो पाता है। लेकिन अगर वही किसान अगर तेल निकालता है तो इसके तेल का इस समय बाजार भाव है 8 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर, और 1 हेक्टेयर से वो आराम से 250 से 300 ग्राम तेल निकाल सकता है। तो इस तरह से तेल ही उसका 2.5 से 3 लाख का हो जाता है। इसके बाद जो तेल निकालने के बाद उसको जो नीचे पानी बचता है उसको गुलाब जल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, और गुलाब जल का बाजार में जो भाव है वो 100 से लेकर 150 रुपये प्रति लीटर है। कम से कम 1 हेक्टेयर से उसको 2-3 हज़ार लीटर गुलाब जल मिल सकता है। उसके बाद जो बचता है फूल, जिससे तेल और गुलाब जल निकाल लिया गया, उसका गुलकंद बनाया जाता है। तो इस तरह से अगर इससे पूरी आय की बात की जाएगी तो किसान को कम से कम 4-5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मिल सकता है। लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं वो केवल ये हैं, ठंडक वाला इलाका होना चाहिए, इसकी जो प्रसंस्करण है तेल निकालने की सही मशीन होनी चाहिए, और गुलाब जल तेल का जो भाव सही मिलना चाहिए, और किसान को स्वयं इसके बाज़ार की जानकारी होनी चाहिए। और किसान को जो धोखाधड़ी हो रही है तेल वगैरह में, या उसको तेल का भाव कहीं ज़्यादा या कम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से जो गुलाब की खेती है, सुगंधित गुलाब की खेती है, बहुत ही फायदेमंद है खेती के स्तर पर, और इसकी जो मांग है उससे उपलब्धता इसकी बहुत कम है। इस तरह से गुलाब किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद फसल है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भिंडी की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, और जिन किसानों ने जायद भिंडी की बुआई कर दी है तो वो फसल की अच्छी बढ़वार के लिए इस समय खरपतवार नियंत्रण एवं सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ इसमें लगने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RL भारद्वाज। भिंडी एक बहुत ही कॉमर्शियल आर्थिक महत्व की फसल है। जहाँ तक इसके प्रबंधन की बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई की। किसी भी फसल की उचित वृद्धि और विकास में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः हमारे किसान भाई भिंडी की फसल में सिंचाई कब और किस तरह से करें, आइए जानते हैं। सिंचाई इसे कंटिन्यू और रेगुलर पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों ध्यान रखिए, इसमें सिंचाई करते समय बहुत ज्यादा हेवी सिंचाई कभी नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा यह है कि इसकी बुआई जो आप दोहरी
नाली विधि जो है, दोहरी पंक्ति नाली विधि, जिसमें हम केवल नाली में सिंचाई करते हैं, वो सिंचाई विधि आप अपनाइए या फिर बूंदार सिंचाई विधि का इस्तेमाल कीजिए। इससे पानी की बचत होती है। सामान्यतया जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसमें करीबन 5 से 6 दिन पे हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, और जो वर्षाकालीन फसल है उसमें जब वर्षा नहीं हो रही हो तो 8 से 10 दिन के अंतर पे आप सिंचाई करें। सिंचाई के साथ में ही दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो आता है खरपतवार नियंत्रण। फसल की बढ़वार को बाधित करने में खरपतवार काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। अगर हमारे किसान भाई भिंडी की फसल में उचित समय पर खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं तो उन्हें फसल की उचित बढ़वार के साथ साथ आगे चलकर इससे अधिक उपज की प्राप्ति होती है। तो किसान भाई किस तरह करें इन खरपतवारों का नियंत्रण? भिंडी में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें निराई गुड़ाई ही करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने से एक तो खरपतवार नियंत्रण होता है, दूसरा इसकी जड़ों में अच्छी प्रकार से एरेशन होने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। इसलिए भिंडी की फसल में करीबन 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन पे 3 बार हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और 30 दिन और 45 दिन पे जो निराई गुड़ाई कर रहे हैं उसमें जो नाइट्रोजन की अतिरिक्त मात्रा है या जो नाइट्रोजन आपने शुरू में नहीं दी है उसकी 2 डोज वो 30 से 35 किलोग्राम की हो सकती है, आप उसमें जरूर इस्तेमाल में करें। इसके साथ साथ में इसमें कीट और रोगों की जहां तक बात है, इसमें काफी प्रकोप होता है कीटों का और बीमारियों का। सबसे पहले बात करते हैं अपन हरा तेला का या जेसिड जो लगता है। ये एक हरे रंग का हानिकारक कीट होता है जिसकी पीठ के पिछले भाग पर काले धब्बे पाए जाते हैं तथा इसकी शिशु तथा प्रोण दोनों पत्तियों तथा नर्म भागों से रस चूसते हैं। इसके फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़कर मुड़ जाती हैं और झुलसी हुई दिखाई देती हैं। तो किसान भाई कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? इसके लिए हम मिथाइल डाइमेथोइड या डाइमेथोइड जो आता है उसका इस्तेमाल करें। 1 ml दवा 1 लीटर पानी में डाल करके 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 550 से 600 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ में किसान भाइयों इसमें जो प्रमुख कीट लगता है वो है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी छोटे छोटे रंग का सफेद रंग का एक कीट होता है और ये पत्तियों का रस चूसता है। इसके साथ साथ में एक बीमारी जो वायरस से फैलती है पत्तियां मोड़ने वाली, वो ये स्थानांतरित करता है। इसके लिए आप पहचान के लिए है कि आप पत्तियों को थोड़ा हिला करके देखें। जैसे हिलाते समय अगर हल्की हल्की मक्खियां उड़ करके तुरंत वापस बैठ जाती है, वो सफेद मक्खी है। वो निचली सतह से रस चूसने के कारण पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके आप छिड़काव करें और करीबन 7 दिन के बाद में इसको दोहराएं। इसके साथ साथ में किसान भाइयों कई बार जब अगेती बुआई करते हैं तो इसमें चेपा की समस्या आ जाती है, एफिड या मोइला लग जाता है। ये कीट पत्तियों का रस चूसकर फसल को कमजोर कर देते हैं। तो इस कीट से किसान भाई अपनी भिंडी की फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं? आइए जानते हैं। इससे बचने के लिए मेलाथियान 50 सीसी की लगभग 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने से काफी हद तक इसमें निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा जो नीम आधारित कीटनाशी दवाइयां हैं, निम्बिसिडीन है या गौमूत्र और नीम की निबोली का जो अर्क है, इनको मिला करके भी हम छिड़काव करते हैं तो भिंडी में ये रस चूसने वाले कीटों को आसानी से रोका जा सकता है। इसमें लगने वाली प्रमुख जो रोग हैं उसमें पाउडरी मिल्ड्यू एक महत्वपूर्ण है जो फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है और पत्तियों के ऊपर सफेद पाउडर छा जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने से भिंडी की साइज छोटी हो जाती है और संख्या कम हो जाती है। इससे बचने के लिए हम कैराथियान या सल्फर डस्ट काम में ले सकते हैं और सल्फर डस्ट जो आप काम में ले रहे हैं वो स्प्रे के लिए भी काम में आता है, वेटेबल भी आती है सल्फर। अगर वेटेबल सल्फर काम में ले रहे हैं तो 2 ग्राम सल्फर 1 लीटर पानी में मिला करके इस्तेमाल लें और सल्फर डस्ट का यूज कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डस्टिंग के रूप में काम में लीजिए जिससे आसानी से इसको नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साथ साथ में भिंडी में एक मोजेक की जो बीमारी, ये एक वायरस से फैलने वाला भिंडी का सबसे व्यापक और हानिकारक रोग है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों की शिराएं चमकीली व पीले रंग की हो जाती हैं और कुछ दिन बाद पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है तथा नई पत्तियां पीली, छोटी तथा सिकुड़कर मुड़ जाती हैं। ये सफेद मक्खी के द्वारा स्थानांतरित किए गए वायरस के कारण से होने वाली बीमारी है जिसका नियंत्रण बहुत ही कठिन होता है। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप समय पे सफेद मक्खी का नियंत्रण रखें,
उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करें या दूसरे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में खरपतवार रहित रखें खेत को। अब बहुत ज़्यादा खरपतवार होते हैं तो इन मक्खियों की ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है। और बुआई जो है आप द्विपंक्ति नाली विधि से कीजिए, जिससे बीज का एरिया शुष्क रहेगा। शुष्क रहने के कारण से इन कीटों का प्रकोप कम रहेगा और बीमारी आसानी से रोकी जा सकती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर हम भिंडी की फसल में सारे वैज्ञानिक तरीके से ये प्रबंधन करते हैं तो हमें पैदावार भी अधिक मिलेगी और फलों की गुणवत्ता में भी काफी सुधार होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। लीची के बागों में फूल और फल लग रहे हैं, अतः इन बागों से भरपूर फलन लेने के लिए इस अवस्था में कुछ कार्य जैसे खाद का उपयोग, सिंचाई प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। तो लीची के बाग में इन सभी कार्यों को किस तरह से करना है, आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता कुमारी से। जो लीची का पेड़ है उसमें फूल तथा फल बनने की प्रक्रिया में है, तो इस समय है आप किसी तरह रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ ही साथ यह ध्यान रखें कि जब पूरे पेड़ में अच्छे से दाना पकड़ ले तभी आप इसमें सिंचाई करेंगे और समय समय पर इसमें 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर जब तक फल नहीं पके उस समय तक आप सिंचाई करते रहे। और जहाँ तक प्रयासरत रहे बगीचे में जो मधुमक्खी के छत्ते का बक्सा जो है, मधुमक्खी का बक्सा प्रचुर मात्रा में रहे तो फल का उत्पादन में भी अच्छा होता है। अक्सर प्रदेश के कई किसान की शिकायत रहती है कि उनके बागों में पर्याप्त मात्रा में फूल नहीं आते हैं या फूल आते भी हैं तो वो झड़ जाते हैं। किसान भाइयों, हम आपको यहाँ बता दें कि इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके प्रमुख कारण क्या है और इसका निदान आप कैसे करें, आइए जानते हैं। जब दाना पूरी तरह से पेड़ में आ जाए तो उसके 1 हफ्ता बाद जो प्लानोफिक्स है उसका 2 ml प्रति 4 लीटर 800 ग्राम पानी में मिला करके उसमें प्लानोफिक्स का छिड़काव करने से फूल झड़ने तथा फल झड़ने की समस्या से किसान भाई बचे रहेंगे। हमारा बोरिक एसिड जो है, बोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, उसका छिड़काव आप जैसे 15 दिन ना अगर बन गए हों, 15 दिन के बाद पूरे संपूर्ण पेड़ में अगर दाना बन जाते हैं तो उसके 15 दिन के बाद बोरिक एसिड 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके पेड़ों पर अच्छे से छिड़काव करने से काफ़ी सारे फायदे होते हैं। जैसे कि जो फल का जो आकार होता है वो उसका अच्छा बढ़वार मिलेगा और साथ ही साथ फल जो फटने की समस्या आती है उससे भी बचे रहेंगे। और जो दूसरी है जिसमें इसमें रंग की जो समस्या है कि पूरा लाल नहीं होता है, ये भी बरकरार रहेगा इस बोरिक एसिड के छिड़काव से। और साथ ही साथ है जो फल की मात्रा भी अच्छी संख्या में आएगी। अच्छे फलन के लिए लीची के बागों में वृक्षों की आयु के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पोषक तत्वों की अधिकता और कमी दोनों ही इसके फल उत्पादन में गिरावट लाती है। तो आप लीची के बाग में किन किन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में कब डालें, आइए जानते हैं। पिछले वर्ष जो फल के तुड़ाई के बाद अगर खाद नहीं दिया था पूरी मात्रा में जितना कि वांछित है, तो आप चाहें तो जो वृक्ष के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 नाइट्रोजन या पोटास या फास्फोरस की जो खाद है उसको आप इस समय भी दे सकते हैं। आमतौर पे जो वयस्क वृक्ष हैं, जो फलदार पौधे हैं, उनको हम उनके लिए ये सलाह देते हैं कि जब ये फलों की तुड़ाई हो तो उस समय तुड़ाई के उपरांत ये
देना चाहिए, लेकिन ये मात्रा तब दी जाती है जबकि तुड़ाई हो जाए। और अगर ये मात्रा उस समय दे दी गई है तो इधर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नहीं दी गई है ये पूरी मात्रा, तो इस मात्रा की 1/3 या आधी मात्रा अभी वृक्षों को दी जा सकती है, जिससे फलन सुदृढ़ होगा और फल अच्छी संख्या में पेड़ों पे वर्तमान रहेंगे और गिरने की समस्या उतनी अधिक नहीं होगी। लीची के बाग में अक्सर कुछ हानिकारक कीट काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें लाल मकड़ी प्रमुख है। ये कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पत्तियों का रस चूसते हैं और साथ ही जाला बनाते हैं, जिससे फल और फूलों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। माइट का प्रभाव हो सकता है। अगर माइट के लिए हमेशा हम सलाह देते हैं कि माइट के लिए माइट को जो पत्तियों का निचला हिस्सा होता है उसमें मखमली एक भूरे रंग का उभार आ जाता है और ग्रोथ होता है, तो आसानी से ये पहचान लेते हैं किसान कि माइट लगा हुआ है। तो अगर ऐसी शाखाएं हैं तो उनको तोड़ लीजिए और तोड़ने के उपरांत उनको या तो इकट्ठा करके किसी जगह जला दीजिए, और जलाने के अगर नहीं सुविधा है, नहीं जला पाते हैं, तो गड्ढा खोद करके ज़मीन के भीतर दबा दीजिए। और आक्रांत डालियों को हटाने के बाद, उनकी छटाई करने के बाद एक डाइकोफॉल दवा आती है या ओमाइट दवा है, 2.5 से 3 ml दवा लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करिए। और ये छिड़काव तभी करें जबकि छटाई हो गई हो। अगर छटाई नहीं करके ये दवा करेंगे तो दवा का उतना फायदा नहीं मिलता है। तो ये दवा छिड़कने से पहले जरूरी है कि उसकी छटाई की जाए, और छटाई करने के उपरांत जो आक्रांत डालियां हैं, छाटी गई डालियां हैं, उनको जला दें या फिर मिट्टी में दबा के गाड़ दें, ये जरूरी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भगवतपुर जिला कौशाम्बी के सुरेश चौधरी ने। आपने गन्ने की फसल में चोटी वेधक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस समय गन्ने में जो है सबसे ज़्यादा चोटी वेधक कीट का प्रकोप है। इसकी तितली जो है सफ़ेद रंग की होती है, एकदम चांदी के सफ़ेद जैसे रंग की होती है, और ये जो है पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है। और इसकी जो मादा तितली होती है, अंडे देने के बाद उसके उदरांत पर जो है लाल रंग के बाल होते हैं, उन बालों से उन अंडों को ढक देती है, तो उससे वो अंड समूह जो है एकदम कत्थे रंग का दिखाई देता है। तो उससे जब गिड़ार निकलती है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो पत्तियों पर रेंगते हैं, और पत्तियों पर रेंगने के बाद वो जो है मध्य सिरा, पत्ती की मध्य सिरा जो होती है उसमें छेद करके उसी में अंदर अंदर जाते हैं, और वृद्धि शिखा जो होती है पौधे की उस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर के अपना खाते हैं और अपना विकास करते हैं, और उस वृद्धि शिखा को पूरी तरह काट देते हैं, जिससे कि गोफ सूख जाती है। उस गोफ को हम लोग डेड हर्ट कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये सूखा हुआ है और इसमें जो है डेड हर्ट बन चुका है। ये इस कीट की 5 पीढ़ी पूरी होती हैं, 1 साल में 5 पीढ़ी पूरी करता है। जो इस समय जो आई हुई है पहली पीढ़ी है, तो इसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो अप्रैल में आ जाएगी, तीसरी पीढ़ी जून में आएगी, और चौथी पीढ़ी जो है अगस्त सितंबर में आएगी, और 5वीं पीढ़ी नवंबर में आती है। तो इस तरह से 5 पीढ़ी पूरी करता है, और 5वां अवस्था में इसी तरह से डेड हर्ट बनाता है। इस कीट के कारण जब गन्ने के बीच की नई पत्तियां सूख जाती हैं, उसे ही डेड हार्ट के नाम से जानते हैं, जिसे खींचने पर आसानी से बाहर निकल आता है। इस कीट के प्रकोप के कारण गन्ने का वजन कम हो जाता है। आइए इस कीट के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। इससे गन्ने में काफी नुकसान होता है, और ये उत्तरी भारत का गन्ने का सबसे बड़ा दुश्मन कीट है। और इससे जो सर्वाधिक नुकसान होता है तीसरी पीढ़ी, यानी कि जून में आने वाली पीढ़ी से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
उस समय गन्ना बनना शुरू हो जाता है, गन्ने में फसल में गन्ना बनना शुरू हो जाता है और उस समय जो गन्ना मरता है तो पूरी तरह से मर जाता है और उसमें साइड शूट्स भी नहीं निकल पाते हैं, टिलर्स नहीं निकल पाते हैं। तो उससे क्या है कि ऊपर की आंखें फूटती हैं और झाड़ी नुमा गन्ना बन जाता है। उससे जो है पैदावार पर भी नुकसान होता है और शुगर रिकवरी पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उस समय जो है इसके नियंत्रण के लिए हम लोग विचार करते हैं और उस समय कार्बोफ्यूरान नाम की एक दवाई आती है जिसके 33 किलोग्राम दाने हम जड़ों में पौधे की जड़ों में डलवाते हैं नाली नाली, और उससे इस कीट का नियंत्रण अच्छी तरह से किया जा सकता है। दवाई डालते समय खेत में नमी होनी चाहिए और ये दवाई जहरीली है, इसलिए जो भी किसान डालें या मजदूर डालें वो सुबह 6 बजे डालें और डालना शुरू करें और 10 बजे तक उसको बंद कर दें, क्योंकि बहुत जहरीली दवाई होती है। इससे फ्यूम्स निकलती हैं, सांस के संग फेफड़ों में जाती हैं, उससे आदमी बेहोश हो जाता है। इस बात का खास ख्याल रखें। किसान भाइयों, इस कीट को जैविक विधि से भी आप नियंत्रित कर सकते हैं और इसके लिए गन्ना बुआई के 50 से 60 दिन के बाद ट्राइकोगार्मा जैपोनिकम परजीवी के 50 से 60 हजार अंडे खेत में छोड़े जाते हैं, जिसे आप कार्ड के रूप में अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालयों से ले सकते हैं। 25 से 30 कार्ड एक हेक्टेयर में प्रयोग करें और 10-10 दिन के अंतराल पर 5 से 6 बार में प्रयोग करें। किसान भाइयों, यदि रसायनों और कार्ड का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी दशा में जिन जिन पौधों पर इस कीट का प्रकोप है उसे उखाड़कर नष्ट कर दें। ऐसा करने से इस कीट का प्रकोप आने वाले दिनों में नहीं होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव के संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर भी सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बेहतर फसल उत्पादन के लिए क्यों और कैसे कराएं मिट्टी की जांच। अच्छे फूल उत्पादन हेतु पॉली हाउस में लगी झरबेरा की फसल में जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।